तो भाई आज की ये जो कहानी है ब्लडी वाइब्स की, ये वंदारिन के ऊपर आधारित है। बहुत सारे लोग मतलब 99% वीडियो देख रहे हैं अभी, वो वंदारिन नाम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आप इस गलत फहमी में मत जाना कि आपने अगर ये नाम इस भूत के बारे में नहीं सुना है तो ये खतरनाक नहीं होगा। भाई आज की कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक है कि आपकी रात खराब करने वाली है। आपकी रात जितनी भी काली होगी ना, उससे और 100 गुना काली हो जाएगी। तो ये कहानी की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन हम थोड़ा रिवर्स में करके चलेंगे। अभी से ठीक 2 महीने पहले की बात है। एक लड़का था जिस लड़के का नाम था अंकित। मुंबई में रहने वाला ये लड़का महाराष्ट्र के रायगढ़ नाम की जो जगह है उसके पास एक छोटा सा गांव है, वहां से बिलोंग करता था। मतलब ये पैदा तो खुद मुंबई में हुआ था। इसके पापा खुद मुंबई में काफी सालों से रह रहे थे, लेकिन इसके दादाजी महाराष्ट्र के रायगढ़ के पास के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। इसकी दादी भी जब कभी भी गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी, पापा को टाइम मिलता था, अंकित के पिताजी अपने पूरे परिवार वालों को लेकर अंकित के दादाजी के घर पर पहुंचते थे। कई बार गर्मियों की छुट्टी में तो माहौल बहुत अच्छा होता था दादा दादी के घर का। मतलब जितने भी कजिन्स हैं जो बाहर रह रहे हैं, जो आसपास के इलाकों में रह रहे हैं, जो दूर दराज भी रह रहे हैं, वो दादाजी के घर पे गांव में यहाँ पर पहुंचते थे और सब लोग मिलके बहुत एंजॉय करते थे। इस बार पिछले 4 साल से अंकित अपने दादाजी के घर पर नहीं गया था। कुछ ना कुछ काम पड़ जा रहा था, फिर बीच में ये लॉकडाउन वगैरह पड़ गया था तो नहीं गया था। अभी से ठीक 2 महीने पहले उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि मुझे दादा दादी की याद आ रही है, आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं जाता हूँ। मेरे कजिन्स भी आने वाले, 3 कजिन्स थे जो अपने बिना मम्मी पापा के दादा दादी के घर जाने वाले थे। तो एक तरीके का ये कजिन्स रियूनियन था दादा दादी के घर पे गांव में। तो अंकित भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। गर्मियों की छुट्टी लगी थी उसकी, क्लास 11th में था। उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ दादा दादी के घर पे। घर वालों ने बोल दिया ठीक है, इतना बड़ा तो हो गया, जा सकता है। वो अपनी बस वस पकड़ा और शाम के 7 बजे के आसपास अंधेरा हो चला था। 7:30 बजे के आसपास अंधेरा हो चला था गाँव में। वो अपने दादा दादी के घर के पास वाली गली में पहुंच गया। घर की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक से गली के पास उसे एक औरत दिखाई दी, प्रेग्नेंट, व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है, उम्र 26-27 साल की, प्रेग्नेंट है, पेट अच्छा खासा निकला हुआ है। इसे देखकर स्माइल कर रही है। इसने पहली नजर में ऐसा सोचा यार चलो गांव की औरत है, मुझे देख के, मैं शहर से आया हूँ, ऐसे कपड़े वपड़े पहना हूँ, थोड़ा स्टाइलिश लग रहा हूँ, तो देख के ऐसे स्माइल कर रही होगी, कभी देखी होगी बचपन में इसलिए। लेकिन अब उसकी स्माइल थोड़ी वियर्ड हो गई। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो औरत भी धीरे धीरे इसके नजदीक आ रही है। इसको ये थोड़ा अजीब लगा। अब ये वियर्ड से स्माइल और भी ज्यादा वियर्ड हो गई और ऐसा लगा कि उसकी स्माइल कुछ कहना चाह रही है। अंकित उसे देखकर थोड़ा सा तो घबराया कि ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है, कहीं कोई पागल वागल तो नहीं है। उसने अपनी कदमों की रफ्तार बढ़ाया और दूसरे रास्ते से होते हुए दादाजी के घर पे घर आया। सारे कजिन्स मिले, जो कोई 1 दिन पहले पहुंचा हुआ है, कोई 2 दिन पहले। दादा दादी से मिला, काफ़ी खुश हुआ, हाथ पैर धोया, फ्रेश हुआ। अब डिनर का टाइम हो गया था, खाना वाना खाए। अब इन लोगों की बचपन की आदत थी, ये जो कजिन्स रियूनियन में जितने कजिन्स आए हुए थे, कि दादा दादी के घर पे बढ़िया से खाना खाते थे रात में और बैठ के दादा दादी के साथ बहुत सारी बातें करते थे, कहानियाँ सुनते थे, डिस्कस करते थे चीज़ों को। तो अब तो थोड़े बड़े हो गए थे, तो भी खाना वाना खाने के बाद दादी तो अपना काम में लगी हुई थी, बर्तन वर्तन साइड कर रही थी सबके। तो ये कजिन्स लोग बैठे हुए, दादाजी भी साइड में बैठे हुए हैं और अपने शहर की बात कर रहे हैं सब लोग अपनी अपनी। बात बात में अंकित भी बोलता है यार आज शाम को ना बहुत वियर्ड एक्टिविटी हुई। जब मैं घर को आ रहा था ना तो गली में एक प्रेग्नेंट औरत दिखी, व्हाइट कलर की साड़ी पहन के, मुझे देख के बहुत अजीब तरीके से स्माइल कर रही थी। मैंने भी हल्की से स्माइल क्रॉस किया, ये सोच के कि गांव की औरत है, मुझे देखकर हंस रही है, तो मैंने भी स्माइल कर दिया। तो वो बड़ी वियर्ड स्माइल बना ली और मेरी तरफ बढ़ के आने लगी। दादाजी ने जैसे ये बात सुने ना, कजिन्स लोग तो सुन के सुनते रह गए, लेकिन जैसे ही दादाजी ने अंकित की वाली बात सुने, आगे आए, बोले क्या तूने उसको देखा? अंकित बोलता है हाँ दादाजी देखा। दादाजी ने कुछ नहीं बोले, अंकित का हाथ पकड़े और खींचते हुए घर के बाहर। अब तेज तेज चल रहे हैं, अंकित को पीछे खींचते हुए लेके जा रहे हैं। चलते 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 रात हो चुकी है। अरे अंधेरे में किधर बढ़ रहे हैं दादाजी, अंकित को समझ में नहीं आ रहा है। अंकित बोल रहा है दादाजी कहाँ जा रहे हैं? दादाजी बोले चलता जा। अंकित फिर बोल रहा है दादाजी कहाँ जा रहे हैं बोलिए। तो दादाजी बोल रहे सब बताऊंगा, अभी चल बिना कुछ बोले, जल्दी कदम बढ़ा। जल्दी 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 चलते चलते ना ये लोग इनके खेत में घुसे। खेत के और अंदर जाके
एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के नीचे की तरफ इतना छोटा सा मंदिर था। मंदिर किसका था अंकित को ये तो नहीं मालूम था, लेकिन इनके ही खेत के अंदर था। दादाजी ने बोले ये जो सामने पत्थर दिख रहा है, सामने एक छोटा सा प्लेन सा पत्थर भी रखा हुआ था, बोले इसमें अपनी नाक रगड़। अंकित ने बोला क्यों, नाक क्यों रगड़ू पत्थर में? दादाजी बोलते जितना बोल रहा हूं उतना कर, बड़ों की कुछ बात मान लिया करो तुम लोग, मैं भी रगड़ूंगा, पहले तू कर, जल्दी से कर। अंकित बिना कुछ सोचे समझे अपनी नाक रगड़ा। उसको अजीब लगा, फिर दादाजी उसका हाथ छोड़े अपनी नाक रगड़े, फिर उसका हाथ पकड़े और फिर खींचते खींचते घर। अब ये अंकित देखता रह गया, सारे कजिन्स भी देखते रह गए और दादी जी साइड में खड़ी खड़ी रो रही है। तो इन लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। घर पे आने के बाद दादाजी से हाथ छुड़ाया, दादाजी अब बताओ तो आप ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो, क्या मैटर है? तो दादाजी ने क्या बोले, ऐसे बताऊंगा तो तेरे समझ में नहीं आएगा, मुझे तुझे एक कहानी बतानी पड़ेगी, तभी तुझे समझेगा कि वो औरत कौन थी जो तुझे दिखाई दी, मैं तुझे खेत में खींचकर क्यों ले गया, मैंने तुझे क्यों नाक रगड़ने को कहा, तुझे तभी सब कुछ समझेगा। ये कहानी बहुत पुरानी है। लगभग आज से 60-70 साल पहले हमारे गांव में एक लता नाम की औरत शादी करके आई। इसकी उम्र कोई 25-26 साल की रही होगी। जिस आदमी से शादी की थी उस आदमी का नाम था विलास। विलास बहुत गरीब था और वो जो लता नाम की औरत थी वो भी अपने मायके से बहुत गरीब थी। विलास का ऊपर नीचे आजू बाजू कोई नहीं था। विलास के घर में जितने भी लोग थे सबकी मृत्यु हो चुकी थी। अब शादी करके लता को लेकर आया तो विलास की जिंदगी में लता के अलावा कोई और नहीं था। विलास लता से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके लिए अब उसने सोचा कि यार थोड़े ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, तो अपने गांव के थोड़ी आगे की तरफ जो नारियल के पेड़ हैं वहां से नारियल तोड़ता और जंगल वाले रास्ते से होकर शहर में बेचता बाचता और रात को घर को लौटता। उसकी लाइफ बड़ी कठिन थी यार, लेकिन दोनों बहुत खुश थे। दादाजी ये कहानी बता रहे अंकित को, दोनों की लाइफ बड़ी कठिन थी लेकिन बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, शादी को यही कोई 3-4 महीने हुए थे। लता 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये लोग बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे। वो अपने नारियल बेच के शहर से लौट रहा था कि घर तक नहीं आ पाया। उसको जंगल में ही एक सांप ने काट लिया। उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। सांप बहुत जहरीला था, वो थोड़ा भी सरवाइव नहीं कर पाया। लता घर पे इंतजार करती रही और अगला दिन निकल गया। सुबह सुबह के वक्त एक वृद्ध व्यक्ति जो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, उसने विलास को मरा पड़ा देखा। वो भागते हुए लता के घर पर आया और लता को सारी बात बताया। लता भी 1 महीने की प्रेग्नेंट दौड़ते दौड़ते उस जंगल में पहुंची, अपने पति के सामने बिलक बिलक कर रोई। अब उस पूरे घर में लता का कोई भी नहीं था। उसके माँ बाप भी बहुत गरीब थे तो वो लौट के नहीं जा सकती थी, वो माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। एक बार शादी करके अपने घर से अपने पति के घर पर आ गए तो पति का घर ही सब कुछ है, माँ बाप के घर से नाता तोड़ लेते थे। तो ऐसी लता थी भाई। अब लता को अकेले सरवाइव करना था अपने जीवन में, कैसे करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शुरू के 20-25 दिन तो बड़े टफ गए। कोई कुछ खाने को दे दे रहा है लता को, कोई कुछ करने को दे दे रहा है, कोई थोड़ा ऐसे भीख के रूप में दे दे रहा है, 50 पैसे 25 पैसे ऐसा कोई दे दे रहा है, तो उसी से उसका जीवन चल रहा है। तो सरपंच जी को अपने गाँव के उसके ऊपर दया आई। सरपंच जी ने एक बार अपने घर पे बुलाया उसको और बोले कि देख, तो थोड़ा कमाना चाहती है इज्जत से, तो गांव में जितना भी कचरा रहता है ना उसको इकट्ठा कर और गांव के पहाड़ के इधर ले जाके उसको साइड में फेंक दे, जिससे गांव में साफ सफाई भी रहे और तू भी 4 पैसे कमा ले। लता खुश हुई। अब लता लगभग 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। लता गांव की सफाई करने लगी, जो भी कचरा होता उसे इकट्ठा करके पहाड़ में चढ़ती और पहाड़ के उस तरफ फेंकती। फिर कुछ समय बाद बारिश का मौसम आया। अब लता लगभग 9 महीने की प्रेग्नेंट होने वाली थी। अब बहुत ज्यादा बारिश हुई गांव में, बहुत खतरनाक वाली, 4-5 दिन तक लगातार बारिश हुई। लता काम नहीं कर पा रही थी, गांव की साफ सफाई नहीं कर पा रही थी और बारिश के कारण कचरा भी कीचड़ भी ज्यादा इकट्ठा हो रहा था। फिर एक दिन अचानक से बारिश बंद हुई तो लता को लगा कि मुझे जाके साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि अब नहीं करी तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे कि मैं काम नहीं कर रही हूँ। तो अपने घर से निकली, 9 महीने की प्रेग्नेंट होने वाली थी। बाहर बहुत कीचड़ वीचड़, फिसलन बहुत ज्यादा। वो पूरा कचरा वचरा इकट्ठा करी और पहाड़ के ऊपर गई चढ़ के फेंकने के लिए, लेकिन जैसी कचरा फेंकने को हुई कि उसका पैर फिसल गया, पहाड़ से नीचे गिर गई। अब यहाँ पर इस बात की खबर किसी को भी नहीं, क्योंकि लता का इस गांव में कोई था ही नहीं, अपना कोई नहीं था, उसे घर पे कोई नहीं था उसका, वो अकेली रहती थी ना, पति की तो मृत्यु हो गई थी, सास ससुर तो थे नहीं। अब जब बहुत दिन बीत गए, 10-15 दिन बीत गए,
तो गांव का एक व्यक्ति सरपंच जी के घर पे पहुंचा और बोलता है कि सरपंच जी, ये लता दिखाई नहीं देती आजकल गांव में, साफ सफाई कर नहीं रही है, क्या प्रॉब्लम है, आप उससे थोड़ा बात कीजिए ना। सरपंच जी बोलते हैं अच्छा साफ सफाई नहीं हो रही है, हाँ मुझे भी ऐसा लगा था यार, ठीक है मैं बात करता हूँ, कल तक का इंतजार करता हूँ, कल तक अगर लता ने साफ नहीं की तो मैं उसे समझाऊंगा अच्छे से। अब सरपंच जी ने 2 दिन और इंतजार किए, लेकिन लता कहीं दिखाई नहीं दी और साफ सफाई भी हुई नहीं गांव की। तो सरपंच जी ने अपने घर के एक बच्चे से बोले कि जा बेटा लता को देख के आना, भला होगी घर पे तो बोलना कि सरपंच जी ने बुलाया है। बच्चा भागते भागते गया बनियान में, देखा कि लता तो घर पे है नहीं, दरवाजा नॉर्मली बाहर से लगा हुआ है। भागते हुए आया, सरपंच जी को बताया कि लता तो नहीं है। सरपंच जी ने बोले कहाँ चली गई यार, अपने ही 4 लोगों को बुलाए, 4 मुस्टंडों को, बोले कि जाओ तुम ढूंढ के लेके आओ लता को, पूरे गांव में ढूंढो, जंगल के रास्ते में ढूंढो, आजू बाजू के कोई गांव में भी देख लेना कहीं है तो नहीं। अब वो 4 मुस्टंडे सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं लता को ढूंढने में, लेकिन लता कहीं पे भी नहीं मिली। फिर बोले कि थक हार के सरपंच जी को बोल देंगे, लगता है गांव से भाग गई है, गरीब थी बेचारी तो भाग गई है कहीं बाहर कुछ देखने के लिए। लौट ही रहे थे कि उनको एक औरत मिली रास्ते में, वो बोली कि मैं पहाड़ के रास्ते से आ रही थी, मुझे वहाँ पे ना बहुत गंदी स्मेल आ रही है, आप लोग अगर सरपंच जी से मिलने के लिए जा ही रहे हो तो उनको बता देना कि पहाड़ में कुछ गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, वो थोड़ा देख ले। तो ये 4 मुस्टंडे क्या सोचते हैं कि हम जाएंगे सरपंच जी से बोलेंगे, फिर सरपंच जी हमको ही बोलेंगे कि तुम ही जाके देखो, तो इससे अच्छा यहाँ पे ही हैं ही अपन बाहर ही डायरेक्ट चल लेते हैं पहाड़ की तरफ, देख के आती हैं औरत कौन सी गंदगी की बात करी, कौन सी स्मेल आ रही है। ये 4 मुस्टंडे पहाड़ में चढ़े, इनको भी ऐसी खतरनाक वाली बदबू आई कि बिल्कुल सर घूम गया यार। फिर 4 में से एक मुस्टंडे की नजर पड़ी नीचे, नीचे पड़ी हुई थी लता। ये उतरे जैसे तैसे करके, देखिए बहुत गंदी स्मेल और बॉडी पूरी खराब हो चुकी है एक तरीके से, 20 दिन बीत चुके थे। सोचो एक बॉडी की क्या हालत हुई होगी। वो भागते हुए गए सरपंच जी के पास, सरपंच जी को पूरी बात बताए, पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हुआ। अब किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उस बॉडी को हाथ लगाए, उसका अंतिम संस्कार करे, क्योंकि बहुत वर्स कंडीशन में चली गई थी। तो ये 4 मुस्टंडों ने मिलकर गड्ढा खोदे वहां पे, उसकी बॉडी को धक्का मार के वहीं पर गिरा दिए साइड में, और ऊपर से गड्ढे को ढक दिए। मतलब लता का ठीक से अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जो होना चाहिए था। उसकी बॉडी को ऐसे दफना दिया गया। फिर कुछ समय बीता, लेकिन उसके बाद से ही लोगों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया यार, कुछ ही दिनों बाद से, कि अभी भी लता गांव में झाड़ू लगाते हुए दिखाई देती है। मतलब जब कभी भी कोई अपने घर पे रात के समय लौट रहा होता था तो वाइट साड़ी पहनी प्रेग्नेंट सी औरत झाड़ू लगाती रहती थी। उसका चेहरा देखो तो सेम टू सेम लता का था। गांव का कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता था, क्योंकि लता की बॉडी को तो सब अपनी आंखों से देखे थे, उसकी बॉडी को दफन किया गया था, तो फिर ये दिखाई कैसे देती। और जिस किसी को भी लता दिखाई देती है ऐसे झाड़ू लगाते हुए प्रेग्नेंट हालत में, ऐसे मुस्कुराते हुए, खड़ी है सिर्फ मुस्कुरा रही है देख के, जिस किसी को भी दिखाई देती, ठीक 3 दिन बाद से उसकी पूरी बॉडी सड़ने लगती, बड़े खतरनाक घाव पैदा होने लगते हाथ पैर में, हाथ पैर से फैल के पूरे चेहरे में पूरे शरीर में आ जाते, और वो इंसान की ऐसी हालत हो जाती, वो इंसान प्रे करता कि मैं मर जाऊं, मुझे जिंदा नहीं रहना ऐसे। गांव के बहुत सारे लोगों की ऐसी गत हुई उसकी वजह से। ऐसी समय के साथ साथ गांव के लोगों ने लता नाम भुला दिए। अब जो समय थे उनको मालूम था लता थी, जब उनके बच्चे हुए तो बच्चों को लता नाम नहीं मालूम, उसको वंदारिन बुलाने लगे, क्योंकि वो जंगल के आसपास वाले इलाकों में ज्यादा दिखती थी। वंदारिन कहने लगे कि जिस किसी को भी दिखाई देती है भाई, वंदारिन प्रेग्नेंट है, सफेद साड़ी में रहती है, गांव की साफ सफाई करते हुए दिखाई देती है, जो कोई भी इसको देख लेता है वो सड़ सड़ के मर जाता है। गांव के लोग शाम के वक्त घर से बाहर निकलना छोड़ दिए, और बाय चांस जिस किसी को भी दिखी वो अपने कुलदेवी देवता के पास गए, अपनी नाक रगड़े हैं, गलती की माफी मांगे हैं, तो उसकी बॉडी सड़ी नहीं। दादाजी ने अंकित को यह भी बताया कि तेरी बुआ को भी दिखाई दी थी, तेरी बुआ को खींच के लेके गया था मैं ऐसी अपने कुल देवता के पास, नाक रगड़वाया था, उसकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ। गांव के बहुत सारे लोगों की उसकी वजह से हालत खराब हुई है। तेरे साथ भी ऐसा ना हो इसलिए मैं भी तुझे ऐसा खींच कर लेकर गया था, तेरी नाक रगड़वाया, मैंने नाक रगड़ा, माफी मांगा, हे कुलदेवी कुलदेवता रक्षा करना मेरे पोते की, क्योंकि वंदारिन उसे दिखाई देती है, उसके शरीर की रक्षा करना, उसे बचा कर रखना। दादाजी ने बाकी सारे कजिन्स को भी समझाते हुए कहे कि तुम सब भी कुछ और दिनों के लिए यहाँ पर हो सकता है कुछ महीने तक यहाँ पर रहो, ध्यान रखना तुम्हें सफ़ेद साड़ी पहनी एक प्रेग्नेंट औरत दिखाई दे, चाहे गांव की साफ सफाई करते हुए, तुम्हें स्माइल करते हुए, तो समझ जाना वो वंदारिन है, वहाँ से भाग जाना,
तुरंत ही अपने खेत में कुल देवता के पास पहुंच के नाक रगड़ना, अपनी गलती की माफ़ी मांगना और बिना पलटे अपने घर पर पहुंच जाना। उम्मीद है तेरे साथ सब कुछ ठीक रहेगा। उसके कुछ दिन बाद तक से दादाजी बहुत घबराए रहे, दादी जी बहुत घबराई रही, अंकित कजिन्स, लेकिन अंकित को 3 दिन बाद भी शरीर में कुछ नहीं हुआ और चीज़ें नॉर्मल रही। अंकित अपने शहर को लौटा। अपने मम्मी पापा से जब ये बात डिस्कस किया तो पापा ने बोले, हाँ यार, बचपन में मैंने ये कहानी सुना था लेकिन मैं भूल गया था यार, इसलिए तुझे बता नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता था ऐसी कहानी है, सच्चाई है क्या इसमें? अंकित ने बोला, हाँ पापा, आप मानो या ना मानो, मैंने अपनी आंखों से वंदारिन को देखा हूँ। वंदारिन की ये खौफनाक कहानियाँ आज भी उस इलाके में काफ़ी ज़्यादा विख्यात है। किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती है रात के समय वो बिना मतलब के अपने घर से बाहर निकल जाए, जंगल के इलाके में पहुंच जाए। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी हमें अंकित ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा है। हमने पढ़े तो विश्वास नहीं हो पाया, सोचे कि लोगों को बताना तो ज़रूरी है, क्योंकि बाय चांस उस इलाके में जाए तो संभल कर रहें सफ़ेद साड़ी वाली उस प्रेग्नेंट औरत से। वही तो, आज से 60-70 साल पहले वो खत्म हुई थी, इस दुनिया को छोड़ी थी, लेकिन उसकी जो सोल है, जो उसकी आत्मा है, वो अभी भी उस गांव को और इस दुनिया को नहीं छोड़ पा रही है। अभी भी वो लोगों को दिखाई दे रही है। प्रेत योनि में बहुत तड़प रही है, बहुत तड़पे, क्योंकि उसकी जो बॉडी है ना, उसका भी अंतिम संस्कार शायद कर दिया होते ढंग से तो शायद उसकी आत्मा को शांति कुछ सालों बाद मिल जाती। लेकिन उसका अंतिम संस्कार नहीं किया और उसकी बॉडी ऐसे ही इतने दिनों तक सड़ती रही। सबसे बड़ी बात, वो प्रेगनेंसी की हालत में मरी थी, 9वें महीने की। हाँ। और ये बहुत पुरानी बात चली आ रही है भाई अपने इधर, कि कोई भी प्रेग्नेंट औरत 9वें 8वें महीने मरती है ना तो गारंटी प्रेत योनि में जाती है। और वो बहुत खतरनाक लेवल की चुड़ैल बनती है, बहुत खतरनाक लेवल की। अगर वो आपके पीछे पड़ जाए तो बचना बहुत मुश्किल होता है, इतने खतरनाक लेवल की बनती है। या तो बच्चे पैदा होने के 1-2 दिन बाद भी अगर खत्म होती है कोई औरत तो भी वो चुड़ैल बनती है, लेकिन उतने खतरनाक लेवल की नहीं बनती है जितनी कोई प्रेग्नेंट औरत खत्म होने के बाद बनती है। सही बात है। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।